हाय, मैं प्रभा आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और चैप्टर लेकर, जो कि क्लास 11th की राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 10 है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। इस चैप्टर का नाम है विकास। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इस अध्याय में हम विकास को सामान्य समझ से चर्चा शुरू करेंगे और देखेंगे कि विकास की इस समझ ने क्या समस्याएं पेश की हैं। बाद वाले खंडों में हम उन तरीकों को खोजेंगे जिनसे उन समस्याओं को हल किया जा सकता है। हम विकास के बारे में सोचने के कुछ वैकल्पिक तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इस अध्याय से गुजरने के बाद आप विकास पद के अर्थ की व्याख्या, दूसरा विकास के प्रचलित मॉडलों की उपलब्धियों और समस्याओं पर चर्चा, और तीसरा विकास के जो वैकल्पिक मॉडल पेश किए गए हैं उनमें से कुछ एक पर चर्चा कर सकेंगे। चलिए, पहला है भूमिका। मान लें कि एक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा की ओर से पाठ्यक्रम से इतर गतिविधि के तौर पर वार्षिक पत्रिका निकलती है। एक कक्षा में शिक्षक पिछले साल की पत्रिका को आदर्श मानता है और उसके अनुसार इस साल की पत्रिका की योजना बनाता है कि इसमें कौन से विषय, आलेख, कविता आदि होने चाहिए। उसके बाद वह विषयों का विभाजन कर विभिन्न छात्रों में लिखने के लिए विषय और जिम्मेवारियों का बंटवारा करता है। ऐसे में यह भी संभव है कि क्रिकेट में रुचि रखने वाली छात्रा को कोई अन्य विषय मिल जाए और जिसे क्रिकेट का जिम्मा दिया जाए। वह वास्तव में नाटक लिखने को उत्सुक हो। यह भी संभव है कि इस योजना के तहत 3 छात्र मिलकर कार्टूनों की एक श्रृंखला तैयार करना चाहते हों, मगर पाएं कि उन्हें अलग अलग समूहों में रख दिया गया है। हालांकि एक अन्य कक्षा में छात्रों के बीच पत्रिका की विषय वस्तु को लेकर बहस होती है। वहाँ अनेक असहमतियाँ भी होती हैं, लेकिन आखिर में सारे वाद विवाद के बाद एक कार्यक्रम उभरता है जिस पर हर कोई सहमत है। आपकी राय में कौन सी कक्षा ऐसी पत्रिका निकाल पाएगी जिसमें छात्रों की अपनी विशिष्ट रुचि सर्वोत्तम संभव तरीके से साकार होगी? पहली कक्षा शायद अच्छा दिखने वाली पत्रिका तैयार करे, पर क्या उसकी विषय वस्तु रोचक होगी? क्या जो व्यक्ति क्रिकेट पर लिखना चाहता था उतने ही उत्साह के साथ दिए गए विषय पर लिख पाएगा? कौन सी पत्रिका अनूठी मानी जाएगी और कौन सी आदर्श? कौन सी कक्षा महसूस करेगी कि पत्रिका पर काम करना रोचक था और कौन इसे महज रोज़मर्रे के काम की तरह करेगी? किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी बातें तय करना वैसा ही है जैसा छात्रों के लिए यह तय करना कि वे किस तरह की पत्रिका चाहते हैं और उन्हें पत्रिका पर कैसे काम करना चाहिए। हम या तो किसी दूसरे देश में इस्तेमाल किए गए मॉडल या यांत्रिक रूप से अनुसरण कर सकते हैं, या पूरे समाज की भलाई और विकास परियोजनाओं से पर प्रभावित लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं। नेतागण लोगों के विरोध की परवाह न करते हुए विकास परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय कर सकते हैं, या वे लोगों को साथ लेते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। विकास शब्द अपने व्यापकतम अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। कोई समाज विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा यह स्पष्ट करता है कि समाज के लिए समग्र रूप से उसकी दृष्टि क्या है और उसे प्राप्त करने का बेहतर तरीका क्या है। हालांकि विकास शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण जैसे संकीर्ण अर्थों में भी होता रहता है। दुर्भाग्य से विकास को आमतौर पर पहले से निर्धारित लक्ष्यों या बांध, उद्योग, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखा जाता है। विकास का काम समाज के व्यापक नज़रिए के अनुसार नहीं होता। इस प्रक्रिया में समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं,
जबकि बाकी लोगों को अपने घर, ज़मीन, जीवन शैली को बिना किसी भरपाई के खोना पड़ सकता है। क्या विकास के क्रम में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया? क्या विकास के लाभ और बोझ का उचित वितरण हुआ? या विकास को प्राथमिकताओं के बारे में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए? ऐसे मुद्दे अनेक देशों में उठाए जा रहे हैं। इसलिए विकास अच्छा खासा विवाद का विषय बन गया है। विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल बहस और आलोचना के विषय बन गए हैं और वैकल्पिक मॉडल पेश किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विकास को व्यापक समझ एक ऐसे मानक की भूमिका निभा सकती है जिससे किसी देश में विकास के अनुभव को जांचा जा सकता है। हेडिंग है विकास की चुनौतियाँ। विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। उस समय एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। अधिकतर देश कंगाल बना दिए गए थे और उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था। शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम थीं। इन्हें अक्सर अविकसित या विकासशील कहा जाता था। उनका मुकाबला पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से था। 1950 और 1960 के दशक में जब अधिकतर एशियाई व अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत ज़रूरी समस्याओं का समाधान करना था, जिसे उनकी बहुसंख्यक आबादी भुगत रही थी। उनका तर्क था कि वे पिछड़े इसलिए हैं कि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का उपयोग उनके फ़ायदे के लिए नहीं, उपनिवेशवादियों के फ़ायदे के लिए होता था। स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार अब उनके लिए वैसी नीतियां बनाना संभव था जिनसे वे अपने पिछड़ेपन से उबर सकें और पूर्ववर्ती औपनिवेशिक मालिकों के स्तर को हासिल करने की ओर बढ़ सकें। इस बोध ने इन देशों को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। आरंभिक वर्षों में जोर आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने पर था। विकासशील देशों ने औद्योगिकीकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया था। उस समय यह माना जाता था कि इस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव को शुरू करने में केवल राजसत्ता ही सक्षम माध्यम है। अनेक देशों ने विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया। ऐसा प्रायः विकसित देशों की मदद और कर्ज के जरिए किया गया। 50 के दशक से प्रारंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी और इनमें भांगड़ा नागल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वृहत परियोजनाएं शामिल थीं। उम्मीद की गई कि यह बहुआयामी रणनीति आर्थिक रूप से प्रभावकारी होगी और देश की संपदा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। यह उम्मीद भी की गई कि इस बढ़ोतरी से आने वाली संपन्नता धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक रिस कर पहुँचेगी और असमानता को कम करने में सहायक होगी। विज्ञान की ताज़ा तरीन खोजों को अपनाने और नवीनतम तकनीकों पर काफ़ी विश्वास किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए और उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुँचने के लिहाज से उनके साथ सहयोग करने को उच्च प्राथमिकता मिली। यह विश्वास किया गया कि विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाएगी और उसे उन्नति के पथ पर ले जाएगी।
विकास का जो मॉडल भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया, उसकी विगत वर्षों में बहुत अधिक आलोचना हुई और इसने विकास के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट हेडिंग है विकास के मॉडल की आलोचनाएं। विकास के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास मॉडल को अपनाया गया है, वह विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है। इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही और अनेक देश दीर्घकालीन कर्ज से दब गए। अफ्रीका अभी तक अमीर देशों के लिए गए भारी कर्ज तले रह रहा है। विकास के रूप में उपलब्धि लिए गए कर्ज के अनुरूप नहीं रही और दरिद्रता एवं रोगों ने अभी भी महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रखा है। विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी। कौन सी कीमत थी भाई? विकास के इस मॉडल के कारण बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। अन्य चीज़ों के अलावा बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों में विस्थापन हुआ। विस्थापन का परिणाम आजीविका खोने और दरिद्रता में वृद्धि के रूप में सामने आया है। अगर ग्रामीण खेतीहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति का भी विनाश होता है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं। ऐसे विस्थापनों ने अनेक देशों में संघर्षों को जन्म दिया। विस्थापित लोगों ने अपनी इस नियति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा। यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाली बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तानी इलाके को पेयजल भी उपलब्ध होगा। बड़े बांधों के विरोधी इन दावों का खंडन करते हैं। इसके अलावा अपनी ज़मीन के डूबने और उनके कारण अपनी आजीविका के छिनने से 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई। इनमें से अधिकांश लोग जनजाति या दलित समुदायों के हैं और देश के अति वंचित समूहों में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया जाता है कि विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ेगा। नेक्स्ट है विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी। वास्तव में विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इसके परिणामों को विस्थापित लोग ही नहीं, पूरी आबादी महसूस करने लगी। जब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया तो यह देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने के कारण ही नुकसान इतना अधिक हुआ। आपने भूमंडल के ताप बढ़ने के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। यह बाढ़ लाने और बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले इलाके को तो डुबो देने में सक्षम है। आने वाले दौर में पारिस्थितिकी संकट से हम बुरी तरह प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता, लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तत्कालीन और अधिक तीखा प्रभाव पड़ेगा। जलावन, जड़ी बूटी और आहार आदि के रूप में जंगल के संसाधनों का अपने गुजारे के लिए विविध प्रकार से
उपयोग करने वाले गरीबों पर जंगलों के नष्ट होने से बहुत बुरा असर पड़ता है। नदियों, तालाबों के सूखने और भूमिगत जल स्तर के गिरने का अर्थ है कि औरतों को पानी लाने के लिए अधिक दूर चलना पड़ेगा। हम विकास के जिस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं वह ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग पर बुरी तरह निर्भर है। विश्व में प्रयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला या पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है, जिनको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। उपभोक्ताओं की बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में अमेज़न के बरसाती जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है। क्या ये अनवीकृत संसाधन इतनी मात्रा में हैं कि विकसित देशों के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग समृद्ध जीवन पद्धति अपना सके? इन संसाधनों की परिमित प्रकृति को देखते हुए उत्तर नकारात्मक ही होगा। तब आगामी पीढ़ियों का क्या होगा? क्या उन्हें हम एक संसाधन रहित पृथ्वी और ढेर सारी समस्याएं सौंपने जा रहे हैं? विकास का मूल्यांकन। यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया पर विकास का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की दर बढ़ाने, यहाँ तक कि गरीबी हटाने में भी कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन कुल मिलाकर असमानताओं में गंभीर कमी नहीं आई है और विकासशील जगत में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है। हमने पहले ही देखा कि यह मान लिया गया था कि उन्नति के फायदे नीचे की ओर रिस कर समाज के सर्वाधिक निर्धन एवं वंचित तबकों तक पहुँचेंगे और फलस्वरूप सभी के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। हालांकि विगत वर्षों में दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती ही गई है। किसी देश में उन्नति की दर ऊंची हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसका लाभ सबको समान रूप से मिल ही जाए। जब तक आर्थिक उन्नति और पुनर्वितरण साथ साथ नहीं चलते, तब तक पहले से ही समृद्ध लोगों द्वारा लाभ पर कब्जा जमाने की गुंजाइश अधिक रहेगी। इस बात को अब उत्तरोत्तर अधिक स्वीकृति मिल रही है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की ज़रूरत है। आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान होने से अनेक प्रकार की समस्याएं ही नहीं बढ़ी हैं। आर्थिक उन्नति भी हमेशा संतोषजनक नहीं रही है। इसलिए विकास को अब व्यापक अर्थ में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे। यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया को समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो यह तर्क दिया जा सकेगा कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संभाविता और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। इस उपाय को मानव विकास सूचकांक कहा गया है। इस अवधारणा के अनुसार विकास को ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो अधिकाधिक लोगों को उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की अनुमति दे। इसकी पूर्व शर्त है कि आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो। इसे बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ या बिजली, सड़क, पानी जैसी लोकप्रिय नारे इस भावना का संप्रेषण करते हैं कि बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। अभाव अथवा वंचनाओं से मुक्ति ही किसी व्यक्ति की
पसंदगी और इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी है। इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मरते हैं अथवा बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं तो यह देश के अविकसित होने का ही सूचक है। नेक्स्ट हेडिंग है विकास की वैकल्पिक अवधारणा। अध्याय के पहले हिस्से में विकास के इस मॉडल की कुछ सीमाओं की चर्चा की गई जिसका अनुसरण अब तक किया गया है। इसके लिए मानव और पर्यावरण दोनों के लिहाज से भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ी है उसका और विकास के फायदों का वितरण भी लोगों के बीच असमान रूप से हुआ है। अधिकतर देशों में विकास की ऊपर से नीचे की रणनीतियां अपनाई गई हैं, अर्थात विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन और परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के सभी फैसले आमतौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्चतर स्तरों पर होते हैं। जिन लोगों के जीवन पर विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है, आमतौर पर उनसे तनिक भी सलाह नहीं ली जाती है। न तो सदियों से हासिल उनके अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, न ही उनके हितों को ध्यान रखा जाता है। यह लोकतांत्रिक देशों के लिए भी उतना ही सच है जितना तानाशाही के अधीन देशों के लिए। इस तरह विकास परियोजनाओं से फ़ायदा उठाने वाले सत्ताधारी तबकों द्वारा तैयार और लागू प्रक्रिया बन जाता है। इसने न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से सोचने और आगे बढ़ाने की ज़रूरत को रेखांकित किया है। इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता, आज़ादी, न्याय और लोकतंत्र जैसे सभी मुद्दे उठाए गए हैं। इस भाग में हम तहकीकात करेंगे कि इन धारणाओं ने विकास विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अधिकारों के दावे। हमने गौर किया है कि विकास के अधिकांश फायदों को ताकतवर लोगों ने कैसे हथिया लिया है और विकास की कीमत अति दरिद्रों और आबादी के असुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है, चाहे यह कीमत पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान की वजह से हो या विस्थापन और आजीविका खोने की वजह से। एक मुद्दा यह उठाया गया कि प्रभावित आबादी कुल मिलाकर किन संरक्षणों का दावा राज्य और समाज से कर सकती है। क्या लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए? क्या लोगों को आजीविका का अधिकार है? इसका दावा वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर कर सकते हैं। एक दूसरा मामला नैसर्गिक संसाधनों का पर अधिकार का है। क्या समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं? यह विशेष रूप से आदिवासी और आदिम समुदायों पर लागू होता है, जिनका सामुदायिक जीवन और पर्यावरण के साथ संबंध विशेष प्रकार का होता है। यहाँ नाजुक मामला यह है कि नैसर्गिक संसाधन किन के हैं? क्या ये स्थानीय समुदाय के हैं, संबंधित राज्य के हैं या फिर पूरी मानवता के साझे संसाधन हैं? अगर हम संसाधनों को संपूर्ण मानवता का समझते हैं तो मानवता में आगामी पीढ़ियां भी तो शामिल होंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जनसमूह के विभिन्न तरीकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन कायम करना भी है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सहभागिता। आपको कितनी बार कहा गया है कि अपनी भलाई के लिए आपको माता पिता या शिक्षक की बात मानने जैसी कुछ चीज़ें करनी ही चाहिए? और क्या ऐसी बातों पर आपने खुद को यह कहता महसूस किया है कि अगर इसमें भलाई है तो इसका फैसला स्वयं मुझे करने दें? लोकतंत्र और तानाशाही के बीच यही अंतर है।
लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। इन्हें ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। इस प्रकार अगर बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर व्यक्ति साझीदार है तो विकास की योजनाएं बनाने और उसके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्ति को शामिल करने की ज़रूरत है। दूसरे की बनाई योजना का अनुसरण करने, योजना तैयार करने और भागीदार होने में फ़र्क है। पहला, अगर दूसरे आपके लिए अच्छी नीयत से भी योजनाएं बनाते हैं तब भी आपकी विशेष ज़रूरतों से अवगत होने की उनकी गुंजाइश कम ही है। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अधिकार संपन्न भी बनाती है। लोकतंत्र और विकास दोनों का सरोकार आप बेहतर हासिल करना है। सवाल यह है कि सबकी बेहतरी किसमें है, इसमें निर्धारण कैसे हो। लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लोगों के अधिकार पर जोर दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने देना है। स्थानीय निकायों के अधिकार और संसाधन बढ़ाने की वकालत इसलिए की जाती है, इससे दो चीज़ें सुनिश्चित होती हैं। एक तो इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मसलों पर लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए और समुदाय को नुकसान पहुंचा सकने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव होना चाहिए। दूसरा, योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों के लिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजाइश बनती है। सड़क कहाँ बने, स्थानीय बसों या मेट्रो का मार्ग कौन सा हो, मैदान या विद्यालय कहाँ पर हों, किसी गांव को चेक डैम की ज़रूरत है या इंटरनेट कैफ़े की, इस तरह के फैसले उन्हीं लोगों द्वारा किए जाने चाहिए। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि विकास का वर्तमान मॉडल ऊपर से नीचे का है और लोगों को विकास का पात्र बनाने की ओर लक्षित है। यह मान लेना कि हमारी समस्याओं का समाधान का सर्वोत्तम तरीका एक और केवल एक ही है। इस प्रक्रिया में लोगों के पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान और अनुभागों की अनदेखी ही हो सकती है। विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को संभव बनाती है। नेक्स्ट है विकास और जीवन शैली। विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी, पर्यावरण की नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है। विकास को देश में मोबाइल फ़ोनों की संख्या, अत्याधुनिक हथियारों या कारों के बढ़ते आकार से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की उस गुणवत्ता से नापा जाना चाहिए जो उनकी प्रसन्नता, सुख, शांति और बुनियादी ज़रूरतों के पूरा होने में झलकती है। एक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने और ऊर्जा के फिर से प्राप्त हो सकने वाले स्रोतों का यथासंभव उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्षा जल संचयन, सौर एवं जैव गैस संयंत्र, लघु पनबिजली परियोजना, जैव कचरे से खाद बनाने हेतु कंपोस्ट गड्ढे बनाना आदि इस दिशा में संभव प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं। वैसी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर लागू करना और इसलिए लोगों की अधिक संलग्नता आवश्यक होगी। बड़े सुधार को प्रभावी बनाने के लिए बड़ी परियोजनाएं ही एकमात्र तरीका नहीं है। बड़े बांधों के विरोधियों ने छोटे बांधों की वकालत की है।
जिनमें बहुत कम निवेश की ज़रूरत होती है और विस्थापन मामूली होता है। ऐसे छोटे बांध स्थानीय आबादी के लिए अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें अपने जीवन स्तर को बदलकर उन साधनों की आवश्यकताओं को भी कम करने की ज़रूरत है जिनका नवीकरण नहीं हो सकता। यह एक पेचीदा मसला है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि लोगों से निम्नतर स्तर का जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है कि इसे चयन की उनकी आज़ादी में कटौती भी माना जा सकता है। लेकिन जीवन जीने के वैकल्पिक तरीकों की संभावनाओं पर बहस करने का मतलब अच्छे जीवन की वैकल्पिक दृष्टि को खोलकर स्वतंत्रता और सृजनशीलता की संभावना बढ़ाना भी है। ऐसी किसी नीति के लिए देश भर के लोगों और सरकार के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग की जरूरत होगी। इसका अर्थ होगा कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए। अगर हम विकास को किसी की आज़ादी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और लोगों को निष्क्रिय उपभोक्ता भर नहीं मानकर विकास लक्ष्यों को तय करने में सक्रिय भागीदार बनते हैं, तो वैसे मामलों पर सहमति तक पहुंचना संभव है। इस प्रक्रिया में अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की हमारी अवधारणाओं का भी विस्तार होगा। निष्कर्ष: विकास का विचार बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा है। यह बहुत ही सशक्त कामना है और बेहतरी की उम्मीद मानवीय कार्यों की संचालन शक्ति है। इस अध्याय में हमने देखा कि समृद्धि पाने के व्यापक रूप से स्वीकृत विचारों की कैसी आलोचनात्मक छानबीन हुई है। विकास के अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और लोकतांत्रिक मॉडल के लिए बहुस्तरीय खोज जारी है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक सिद्धांत की समानता, लोकतंत्र और अधिकार जैसी संकल्पनाओं की पुनर्व्याख्या हुई है। विकास के लक्ष्यों का अनुसरण करने के दौरान उठे मसले बताते हैं कि हमारे चयन का बाकी मनुष्यों और दुनिया के अन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने को व्यापक ब्रह्मांड का अंग ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारी इस नियति आपस में जुड़ी हुई है। साथ ही मेरा कार्य दूसरे पर ही नहीं, भविष्य की मेरी संभावनाओं पर भी असर डालता है। इसलिए हमें सतर्कता से चुनाव करना चाहिए। अपनी वर्तमान ज़रूरतों का ही नहीं, दीर्घकालीन हितों का ध्यान भी रखना चाहिए। मेरी आशा है कि इस चैप्टर को सुनकर आपको मदद मिलेगी। आपको कितनी मदद मिली या कैसा लगा, कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें उत्साह देंगे, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप हम लोग हमेशा खुश रहें।